सभी साथियों को हमारा नमस्कार। उपस्थित हैं आपके सामने पुनः एक नए वीडियो के साथ में, जो कि यूपी टेट एग्ज़ाम के बाल विकास विषय से रिलेटेड होगा। इससे यूपी टेट जो 2026 एग्ज़ाम है, उसके बाल विकास विषय से ये वीडियो रिलेटेड होगा और बाल विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नैतिक विकास। क्या है? नैतिक विकास। बालक का नैतिक विकास किस प्रकार होता है, इसके सिद्धांत कौन-कौन से हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि सिद्धांतों से जो प्रश्न हैं यूपी टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इनसे प्रश्न बनते हैं, तो इन सिद्धांतों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम नैतिक विकास की बात करें, ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम नैतिक विकास को समझेंगे, तो नैतिक विकास समझना कोई कठिन चीज़ नहीं है। देखिए, व्यक्ति जिस समाज में रहता है, ठीक है? उस समाज के उस व्यक्ति पर अनेक प्रकार के ये कह सकते हैं निर्देश होते हैं या दायित्व होते हैं, जिनको उस व्यक्ति को निभाना पड़ता है, ठीक है? समाज के कई तरीके के दायित्व होते हैं, जो वह व्यक्ति निर्वहन करता है, ठीक है? और वही जो दायित्व होते हैं, ठीक है? उनको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, ठीक है? क्या है? जो सामाजिक दायित्व होते हैं, उन्हें किस प्रकार से हमें नियंत्रित करना है, उसी को हम कहते हैं नैतिक विकास। क्या कहते हैं? वही प्रक्रिया कहलाती है नैतिक विकास। मतलब जो सामाजिक दायित्व होते हैं, वो हम किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, किस प्रकार से हम समाज में आगे बढ़ते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नैतिक विकास कहलाती है। और नैतिक विकास के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएँ भी दी हैं। अगर हम उनको समझने का प्रयास करें तो एक जो मनोवैज्ञानिक हैं, इस्माइल करके हैं, जिनका पूरा नाम है सैमुअल इस्माइल। क्या है? पूरा नाम उनका सैमुअल इस्माइल। अगर हम इनकी परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो इन्होंने कहा है जो चरित्र है, क्या? चरित्र आदतों का पुंज होता है। क्या है? चरित्र आदतों का पुंज है, ये इन्होंने कहा है। तो ये परिभाषा याद रखनी है, परिभाषा टीटी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो क्या कहा है सैमुअल इस्माइल ने? चरित्र आदतों का पुंज है। इसी प्रकार से बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सिद्धांत भी दिए हैं, जीन पियाजे हैं उनका नाम। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। अब इसी में हम इनका एक नैतिक विकास का सिद्धांत भी पढ़ेंगे क्योंकि संज्ञानात्मक विकास तो लगभग सबने पढ़ा ही है और अगर आगे भी हम आपको समझाएँगे इसके बारे में। तो जीन पियाजे ने क्या कहा है, हम इनको समझने का प्रयास करेंगे कि जीन पियाजे ने नैतिक विकास के विषय में क्या परिभाषा दी है। तो देखेंगे इस परिभाषा को। इन्होंने कहा है नैतिक विकास, क्या? नैतिक विकास, जिसकी हम बात कर रहे हैं। नैतिक विकास न्याय के परिपक्व नैतिक विकास न्याय के परिपक्व तथा स्वतः स्फूर्त प्रत्ययों की प्राप्ति है। न्याय के परिपक्व तथा स्वतः स्फूर्त प्रत्ययों की प्राप्ति है। तो साथियों, सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो ये परिभाषाएँ हैं हमें सेम ही याद करनी पड़ती हैं, ठीक है? क्योंकि ये परिभाषाएँ बिल्कुल जैसे के तैसे एग्ज़ाम में आपको मिलेंगी। प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, नैतिक विकास न्याय के परिपक्व तथा स्वतः स्फूर्ति प्रत्ययों की प्राप्ति है, ये कथन किसका है? और उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। तो इस वजह से ये हमें याद रखना है। इन परिभाषाओं को बिल्कुल डिटो याद करना है, वैसे ही जैसे कि हमने आपको बताई हैं, ठीक है? और अगर हम आगे देखेंगे इसके सिद्धांतों के बारे में, तो सबसे हम जीन पियाजे हैं जो इनका सिद्धांत देखेंगे। किनका सिद्धांत देखेंगे? जीन पियाजे का सिद्धांत है जो नैतिक विकास से संबंधित, इनको हम पढ़ेंगे। तो जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है? इसे हम देखते हैं। जीन पियाजे ने
सबसे पहले इस सिद्धांत को किस पुस्तक में बताया है, इसको हम समझेंगे। तो जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत को द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, किस पुस्तक में बताया है? इनकी एक पुस्तक है जीन पियाजे की, और उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है द मोरल जजमेंट, क्या है? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये हमें याद रखना है, ऑफ द चाइल्ड, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी में इन्होंने क्या बताया है? नैतिक विकास के बारे में बताया है। किसके बारे में? नैतिक विकास के बारे में बताया है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। क्या है पुस्तक का नाम? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसके बाद क्या बताया है इसमें, अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत में नैतिक विकास या नैतिक जो मूलक सिद्धांत है, 3 स्तर में विभाजित किए, ठीक है। अगर हम इधर लिखें नैतिक विकास, ठीक है, इसको कितने स्तरों में विभाजित किया है? 3 स्तरों में विभाजित किया है, जिसमें पहला स्तर है नैतिक यथार्थता। क्या है? पहला जो पहला स्तर है नैतिक यथार्थता, ठीक है, जो कि इन्होंने 2 से 7 वर्ष तक बताई है। कितनी बताई है? 2 से 7 वर्ष तक, ठीक। और इसी को विषम नैतिकता भी कहते हैं, विवस्ता की नैतिकता भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे इन्होंने बताया है दूसरा स्तर, दूसरा स्तर इन्होंने बताया है नैतिक समानता। क्या बताया है? नैतिक समानता। इसकी इन्होंने क्या उम्र बताई है? 8 से 12 वर्ष। कितनी बताई है? 8 से 12 वर्ष, ठीक है। और जो तीसरा स्तर इन्होंने बताया है नैतिक सापेक्षता, नैतिक सापेक्षता, ठीक है। इसकी इन्होंने कितनी उम्र बताई है? 12 वर्ष से प्रारंभ, 12 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है ये स्तर, ठीक है। तो नैतिक विकास के लारे जीन पियाजे ने कितने स्तर बताए? नैतिक यथार्थता नंबर 1, नंबर 2 में नैतिक समानता, नंबर 3 में नैतिक सापेक्षता। नैतिक यथार्थता की जो उम्र बताई है 2 से 7 वर्ष, नैतिक समानता की उम्र बताई है 8 से 12 वर्ष, और नैतिक सापेक्षता की जो उम्र बताई है वो 12 वर्ष से प्रारंभ बताई है इन्होंने। अब देखिए, जो नैतिक यथार्थता होती है वो विकास का, नैतिक विकास का क्या है? इसे हम प्रथम स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम नैतिक विकास का प्रथम स्तर कहते हैं। ये है नैतिक विकास का प्रथम स्तर, ठीक है। और चूंकि देखिए बालक इसमें 2 से 7 वर्ष तक होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? विवस्ता की नैतिकता भी कहते हैं, क्योंकि बालक को देखिए ज्ञान तो होता नहीं है, ठीक है ना? जो बड़े बुजुर्ग या बड़े व्यक्ति जो आदेश करेंगे बच्चे को वही मानना पड़ेगा, है ना? जो दंड पुरस्कार बड़े व्यक्ति या घर के बुजुर्ग देते हैं वही सबको स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है। इस स्तर पर यथावत क्या होता है? आज्ञा पालन अच्छा माना जाता है। हमें ये इसको समझना है कि नैतिक यथार्थता क्या है और किस उम्र तक रहती है। हालाँकि देखिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पूछा जाएगा केवल नैतिक यथार्थता कब से कब तक है, या जीन पियाजे ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताएँ, कौन-कौन से स्तर हैं, ये इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएँगे, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके बाद नैतिक समानता, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, नैतिक समानता अब 8 से 12 वर्ष है, ठीक है? तो इधर बच्चा विद्यालय में पहुँच जाता है। कहाँ है? विद्यालय में पहुँच जाता है। तो अगर हम इसको समझेंगे तो जो खेल गतिविधियाँ होती हैं, क्या होती हैं? बच्चे की जो खेल गतिविधियाँ होती हैं, बच्चे की जो खेल गतिविधियाँ होती हैं, उनके माध्यम से, ठीक है? क्या है?
उनके माध्यम से जो ये स्तर है गुजरता है बच्चे का और नैतिक विकास होता है। कैसे? खेलों का जो अधिकांश समय होता है बच्चे का, वो तर्क-वितर्क करता है उसमें और उसी में ही गुजर जाता है। ठीक है? और इसी से बच्चे में क्या होता है सहयोग एवं सम्मान की भावना का विकास होता है। किस चीज़ का? सहयोग एवं सम्मान की भावना का भी विकास होता है, इसी में। क्योंकि आपस में बच्चे एक-दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं, है ना? तो उन्हें समझ में आता है कि क्या चीज़ क्या है, किस तरीके से हमें किस खेल को खेलना है, किस तरीके से हमें व्यवहार करना है ताकि लोग हमें अच्छा कहें या हमारे साथी हमें अच्छा कहें। तो ये जो दूसरा स्तर होता है नैतिक समानता, ठीक है ना? अब हम समझने का प्रयास करेंगे नैतिक सापेक्षता को, ठीक है? ये क्या है? नैतिक विकास का अंतिम सिद्धांत है। पियाजे का जो नैतिक विकास है, ये इसको अंतिम सिद्धांत कहते हैं। अंतिम सिद्धांत कहते हैं इसको। और देखिए इधर क्या है, यहाँ पर जो नैतिक विकास होता है सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक नैतिक विकास होता है इधर ही, क्योंकि बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है इधर। सर्वाधिक नैतिक विकास इसी स्तर पर होता है। ये कौन-सा है? अंतिम स्तर है। क्या है? अंतिम स्तर है। ठीक है? तो ये हमें याद रखना है। मैंने देखिए आपको ये समझाने का प्रयास किए है ना? तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। ये है क्या? नैतिक यथार्थता क्या है? कि बालक में क्या रहता है, इसको जो कह सकते हैं अंधा अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है ना? जैसा बड़े-बुजुर्ग हमारे कह देते हैं, वही हमें मानना पड़ता है, ठीक है? नैतिक समानता में क्या होता है, अंतःक्रिया के आधार पर जैसे हम खेल रहे हैं, तो हमारे अंदर से क्या चीज़ निकल रही है, किस तरीके का हमें व्यवहार करना है खेल खेलते टाइम, ये हमारे अंदर से ही चीज़ें निकलती हैं। तो नैतिक समानता में क्या हो जाएगा, अंतःक्रिया के आधार पर हमें किसी चीज़ की व्याख्या करने की प्रवृत्ति आ जाती है हम में। इसके बाद नैतिक सापेक्षता क्या होती है? जो तीसरा नंबर है, नैतिक सापेक्षता स्वतः नैतिक मूल्यों के विकास के कारण कार्यों की व्याख्या। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, स्वतः अपने अंदर नैतिक मूल्यों का विकास कर लेते हैं, क्योंकि उम्र भी इसमें 12 वर्ष से प्लस हो जाती है, ये हमें समझना है। तो ये हमने आपको समझाया क्या? जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके बाद अगर हम लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत समझें, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाता है, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसको हम अगर समझें कि ये क्या चीज़ है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत अगर हम इसको समझने का प्रयास करें कि ये क्या है, तो साथियों इसे हम समझेंगे, देखते हैं। चलिए इसे हम देखते हैं। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये क्या कहता है? तो देखिए जो इनका जो पूरा नाम है, मैंने आपको बताया कि इनका पूरा नाम क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या है इनका पूरा नाम? लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, इन्होंने क्या दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और किस तरीके से दिया? इन्होंने 10 से 16 वर्ष तक की उम्र, कितने? 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों के सामने, बच्चों के सामने क्या किया? संदेहात्मक प्रश्न प्रस्तुत किए। क्या किए? संदेह से भरे हुए प्रश्न प्रस्तुत किए। संदेह से भरे हुए प्रश्न प्रस्तुत किए। ठीक है? समझ में आ रहा है ना सबको? और उसी आधार पर उनको समझने का प्रयास किया। जब इन्होंने क्या है 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों के सामने इस प्रकार के प्रश्न पूछे और उन्हें समझने का प्रयास किया, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया? मतलब उससे क्या चीज़ इन्होंने निकाली, क्या चीज़ समझी और उसके आधार पर इन्होंने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो इन्होंने जो सिद्धांत बताए हैं,
इसमें अपने 3 स्तर बताए हैं और 7 सोपान बताए हैं। ठीक है? क्या बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में। इनका नैतिक विकास हम समझें। इनका जो नैतिक विकास है, इन्होंने क्या बताया है? 3 स्तर, ठीक? और 7 सोपान। 3 स्तर और 7 सोपान, इसको हम समझेंगे कि इन्होंने कैसे बताए हैं 3 स्तर और 7 सोपान। तो सबसे पहले इन्होंने बताया पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़िगत स्तर। क्या बताया? जो पहला स्तर है, अगर हम इसको समझें, पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है? ये क्या है? ठीक है? और इसके अंतर्गत ही इन्होंने क्या बताए? 3 सोपान बताए। अब 3 सोपान इसमें कौन-कौन से बताए हैं? ये हम आपको बताएं। तो देखिए, इसमें जो इन्होंने पहला सोपान बताया, आत्म केंद्रित निर्णय। आत्म केंद्रित निर्णय, ये इसी के अंतर्गत है। ठीक है? ऐसे ही दंड एवं आज्ञाकारिता की उन्मुखता होती है। दंड एवं आज्ञाकारिता, ठीक है? ऐसे ही साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। क्या है? साधनात्मक सापेक्षवादी, सापेक्षवादी उन्मुखता। ये तो इसके पहले स्तर के 3 सोपान हो गए, है ना? इसके बाद जो दूसरा स्तर है, दूसरा स्तर इन्होंने बताया परंपरागत स्तर। क्या बताया? परंपरागत स्तर। इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें उन्होंने 2 सोपान बताए। जो पहला सोपान इन्होंने बताया है, इसमें बताया परस्पर एक रूप उन्मुखता। ठीक है? परस्पर एक रूप उन्मुखता, ये, ठीक है? ऐसे ही दूसरा बताया अधिकार संरक्षण उन्मुखता। क्या बताया? अधिकार संरक्षण उन्मुखता, ठीक है? इसके बाद तीसरा नंबर है, जो तीसरा स्तर है, इसको हम अगर समझें, तीसरा स्तर है उत्तर रूढ़िगत स्तर। उत्तर रूढ़िगत स्तर, ठीक है? इसके भी इन्होंने 3 सोपान बताए। तो 3 पहले हो गए, 2 हो गए, 3 2 5, सॉरी 2 सोपान बताए। ये 2 सोपान कौन-कौन से बताए? सबसे पहले सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत उन्मुखता, ठीक है? मतलब इसे हम अगर एक शब्द में, 2 शब्दों में लिखें, सामाजिक अनुबंध करके लिख सकते हैं ये, ठीक है? ये हमें याद रखना है। और सर्वाधिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता, ठीक है? सर्वाधिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता, ठीक है? ये हमें याद रखना है। अब देखिए, इन तीनों स्तरों को हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम तीनों स्तरों को समझने का प्रयास करें इधर, ये होता क्या है, ठीक है? इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है, तो ये क्या है? मतलब ये जो पूर्व परंपरागत स्तर है नैतिक विकास का, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, ये अन्य लोगों के मानकों से निर्धारित होता है। बालक खुद नहीं करता है। ये क्या है? अन्य लोगों के मानकों के अनुसार चलता है। अन्य लोगों के मानकों के अनुसार चलता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है? इसके बाद इसमें और क्या होता है? बालक अपनी आवश्यकताओं से संबंधित विषयों पर ही चिंतन करते हैं। किसमें?
पूर्व परंपरागत स्तर में बालक को जिस चीज की आवश्यकता है उसी से संबंधित वो चिंतन करेगा, ठीक है, और वे उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भी देना चाहते हैं जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो, है ना। तो ये परंपरा वो पूर्व परंपरागत स्तर में। अब परंपरागत स्तर क्या है, ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि ये भी दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है, ठीक है, क्या है, ये भी दूसरे लोगों के मानकों से ही निर्धारित होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बालक उसको आत्मसात करता है और नैतिक मानदंडों के आधार पर, क्या मतलब ये सही है या गलत है, उसका निर्णय करता है, ठीक है। मतलब बालक इस अवस्था में अच्छा बनकर अन्य व्यक्तियों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। बालकों को इतना ज्ञान हो जाता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें लोग अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे। तो ये किस अवस्था स्तर में बात करते हैं हम? परंपरागत स्तर में बात करते हैं। मतलब बालक अच्छा बनकर प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। बालक अच्छा बनकर प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, ये परंपरागत स्तर में है। और अगर हम उत्तर रूढ़िगत स्तर की बात करें तो ये क्या होता है, पूर्णतः बात बच्चों के आंतरिक नियंत्रण में होता है। पूर्णतः बालकों के नियंत्रण में होता है। पूर्णतः बालकों के नियंत्रण में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको जो लॉरेंस कोहलबर्ग है और जीन पियाजे हैं, इनके नैतिक विकास के सिद्धांत समझाने का हमने प्रयास किया और आशा है सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो सिलेबस है ये यूपी टेट एग्ज़ाम के पहले बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा और अति शीघ्र ही आपको रिवाइज़ भी करवा देंगे ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। सभी लोग इस तरीके से अगर सपोर्ट करते रहेंगे, तो हमें भी अच्छा लगता है और आपकी तैयारी को और भी धार मिलती है। तो सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि अपनी तैयारी बनाए रखें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।